अब ठीक आ रही है क्या आवाज़? वॉइस अब ठीक है क्या? वॉइस सही आ रही है अब? आप बता दो वॉइस ठीक आ रही है? इफ यू आर एबल टू लिसन टू द वॉइस, हियर द वॉइस रादर। अभी भी नहीं आ रही है क्या? हद हो गई। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? कंफर्म कर दो लिख के। राज, कैन यू कंफर्म आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है राज? हेलो। आपको आवाज़ आ रही है क्या? इज द वॉइस ओके नाउ? आपको आवाज़ आ रही है क्या?
ये नॉइस किस चीज़ की आ रही है? Is the voice okay now? आपको आवाज आ रही है क्या? ये voice किस चीज की आ रही है? Is the voice okay now? नॉइज़ आ रही है काफ़ी, राइट? वही बात है, मैं वही सोच रहा हूँ कि नॉइज़ क्यों आ रही है इतनी। Noise आ रही है काफी, राइट? वही बात है, मैं वही सोच रहा हूँ कि नॉइज क्यों आ रही है इतनी। नॉइज आ रही है काफी, राइट? वही बात है, मैं वही सोच रहा हूँ कि नॉइज क्यों आ रही है इतनी। अब इज इट ओके ना? वही बात है, मैं वही सोच रहा हूँ कि नॉइज क्यों आ रही है इतनी। अब इज इट ओके ना? ठीक है, आई थिंक ये अभी के लिए तो ये ठीक है। अगर कुछ हो तो आप मुझे बताना। इफ़ यू फाइंड दिस नॉइज़ अनबेरेबल तो बताना, वी विल देन थिंक ऑफ समथिंग, ठीक है? हाँ, सो आई वाज आस्किंग अबाउट नोट्स का स्टेटस बताइए। नोट्स आपको कहाँ कहाँ तक मिल गए फाइनली? क्योंकि नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, सारे नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं। जो नोट्स आपको मैंने आपकी क्लासेस में लिखवाए हैं वो नोट्स भी उन्हीं नोट्स का पार्ट है। थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, किसी किसी में देने लायक बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ आपको क्लास में लिखवाया है, राइट? तो जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, PIL हो गया, ये सारे नोट्स में मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट देने में कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उतना ही कंटेंट था जितना मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है? चलिए, नोट्स का बताओ, नोट्स कहाँ तक मिल गए आप लोगों को? ठीक है, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस तक मिल गए, यानी कि अब बस एक ये पर्सपेक्टिव आज मिल जाएंगे, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट आज मिल जाएंगे, और PRIs आपको मिल गए होंगे। ग्रास रूट डेमोक्रेसी मिल गया ना? ग्रास रूट डेमोक्रेसी मिल गया आपको, आई थिंक।
ठीक है. सो यस, सो मैं आपको ये बता रहा था दैट व्हेन वी अप्रोच इंडियन नेशनल मूवमेंट देयर आर मल्टीपल ideas or ideologies rather from which we can analyze the movement. Any movement can be analyzed by multiple ideologies. अब ये would be just a repetition of what we have already read in section 1. सेक्शन 1 में हमने सारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं रैदर, वो हमने पढ़ रखी हैं. उन्हीं का एप्लीकेशन जो है आपको यहाँ पे दिखेगा दैट हाउ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज इंटरप्रेटेड बाय डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ एंड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स ऑफ द टाइम, डिफरेंट थिंकर्स ऑफ द टाइम. वो किस तरीके से देखते थे. एंड हाँ, डोंट वरी, विल बी डिस्कसिंग इट ब्रीफली. क्या अच्छे से हम डिस्कस करेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. वो इसलिए नहीं बताया है बिकॉज वहाँ पे वो सिलेबस का पार्ट है भी नहीं. आई थिंक यहाँ पे वो सिलेबस का पार्ट है. तो आई हैव कंपाइल्ड सर्टेन नोट्स जहाँ पे आपको काफ़ी सारे आपको स्कॉलर्स के कमेंट्स और ये सब मिल जाएंगे. ठीक है, और यही वाले नोट्स जो है मैंने आपको वहाँ पे भी दिए हैं. आपके नोट्स में भी मैंने आपको यही दिए हैं बिकॉज आइडियोलॉजीज यू ऑलरेडी नो एंड स्कॉलर कमेंट्स आर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम माय साइड टू बी प्रोवाइडेड. तो मैंने वो दे दिए हैं आपको, तो उसकी चिंता मत करिए और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे. तो देखो, व्हेन द मूवमेंट वाज गोइंग ऑन तो देयर वर मल्टीपल फैक्शंस, राइट. इंडिया में देयर वाज मल्टीपल आइडियोलॉजीज from liberal ideology to socialist ideology to Marxist ideology, radical humanist ideology of M.N. Roy, औरबिंदो का कल्चरल नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी और एक कॉलोनियल आइडियोलॉजी थी, राइट. एक कॉलोनियल आइडियोलॉजी थी और उसके अपोजिट में खड़ी हुई बहुत सारी दूसरी आइडियोलॉजीज भी थी. लिबरल, नेशनलिस्ट, रेडिकल ह्यूमनिस्ट, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी जिनसे जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को जज किया जाता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था एक्चुअली में, क्या उसका वो रहा कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट चला, क्या किस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो द मेन पॉइंट जो आपको समझने वाला है वो ये है दैट हमारे सामने क्या है. हमारे सामने एक मूवमेंट है, राइट. हमारे सामने एक मूवमेंट है. और सोशल मूवमेंट जब हमने पढ़े थे तब हमने ये देखा था दैट मूवमेंट में कुछ एक कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है. कॉमन इंटरेस्ट होता है, सोशल चेंज होता है और कलेक्टिव एक्शन होता है, ठीक है. ये तीन चीजें होती हैं व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग एनी सोशल मूवमेंट, इंडियन या फॉर दैट मैटर एनी मूवमेंट. जब हम किसी मूवमेंट को डिस्कस करते हैं तो ये तीन चीजें बेसिकली हमारे पास होती हैं, जहां पे पहला होता है कॉमन इंटरेस्ट, के इंटरेस्ट क्या है, सोशल चेंज या चेंज क्या आने वाला है, और कलेक्टिव एक्शन. अब व्हाई डू वी हैव टू स्टडी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को पढ़ने का हमारा मतलब क्या है. इसका मतलब इतना सा है दैट इंटरेस्ट इज डायनामिक, या रादर हम ये कहें कि ये जो तीनों चीजें हैं, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर डायनेमिक. दे आर डायनेमिक इन नेचर. डायनेमिक इन नेचर होने का मतलब ये है दैट कॉमन इंटरेस्ट परसीव्ड बाय पीपल माइट डिफर. मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से कंपेयर करोगे, यू वुड फाइंड कॉलोनियल आइडियाज, कॉलोनियल स्कॉलर्स के लिए, कॉलोनियल आइडियोलॉजी के लिए कॉमन इंटरेस्ट वाज कंटिन्यूइंग देयर डोमिनेंस ऑन इंडिया, राइट. देयर कॉमन इंटरेस्ट वाज कंटिन्यूइंग देयर डोमिनेंस ऑन इंडिया. जबकि नेशनलिस्ट्स के लिए अगर हम देखें तो कॉमन इंटरेस्ट क्या होगा, टू ओवरथ्रो द फॉरेन योक एंड ब्रिंग इन स्वराज, ठीक है. ओवरथ्रोइंग द फॉरेन योक एंड ब्रिंगिंग इन स्वराज. तो आपने ये देख लिया कि कॉमन इंटरेस्ट डिफरेंट है. या एक और आइडियोलॉजी ले लेते हैं, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ले लेते हैं. मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के लिए कॉमन इंटरेस्ट क्या होगा, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स के लिए कॉमन इंटरेस्ट होगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होनी चाहिए. मतलब ना तो फॉरेन बुर्जुआसी होने चाहिए, ना ही नेशनल लोकल बुर्जुआसी होने चाहिए.
एक्चुअली में डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होनी चाहिए, ये उनका कॉमन इंटरेस्ट होगा। तो ये आपको समझ में आया कि ये जो कॉमन इंटरेस्ट है, सोशल चेंज है और कलेक्टिव एक्शन है, जो ये तीन चीजें हैं, ये आपको सोशल मूवमेंट या एनी मूवमेंट के अंदर ही कॉमन मिलती हैं। इन तीनों के बेसिस पे ही कोई भी मूवमेंट चलता है। और हम क्यों डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको जज करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, इज बिकॉज देयर वाज एन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडियोलॉजीज इन इंडिया, और बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, और इस कंट्री में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वेदर इट वाज जस्ट अ नेशनलिस्ट मूवमेंट, whether it was just a liberal democratic movement, whether it was just a independence movement. Why? Because it was a colossal event जहाँ पे मल्टीपल चीजें एक साथ हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी एक साथ मतलब उसी साथ चल रहे थे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट भी उसी समय चल रहा था, प्रेस सिविल लिबर्टीज के लिए मूवमेंट भी उसी समय चल रहा था, राइट टू वोट के लिए मूवमेंट उसी समय चल रहा था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए मूवमेंट उसी समय चल रहा था। तो और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में चाहे आप जमींदारी के खिलाफ मूवमेंट ले लो, सुपरस्टिशन के खिलाफ मूवमेंट ले लो, या कोई ऐसा, या एजुकेशन के रिफॉर्म्स उसी समय चल रहे थे। सो बिकॉज इतने सारी चीजें एक साथ हो रही थी, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन इंडियन नेशनल मूवमेंट विद अ सिंगल आइडियोलॉजी। ऐसी कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकें कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ लिबरल मूवमेंट या इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ सोशलिस्ट मूवमेंट। इसीलिए हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये तो मैंने आपको कॉमन इंटरेस्ट का एग्जांपल लेके बताया, ऐसे ही सोशल चेंज भी सबके लिए डिफरेंट होगा और कलेक्टिव एक्शन भी। जैसे फॉर एग्जांपल रेवोल्यूशनरीज के लिए कलेक्टिव एक्शन क्या था, वायलेंस करना, लेकिन गांधीयन वे में कलेक्टिव एक्शन क्या था, मास सत्याग्रह करना, राइट। तो इस तरीके से कलेक्टिव एक्शन भी चेंज डायनेमिक है, सोशल चेंज भी डायनेमिक है और कॉमन इंटरेस्ट भी डायनेमिक है। ठीक है, थोड़ा सा लिख लो। सबसे पहले लिखो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, लिखिए कर्जन कॉमा डफरिन एंड हर्बर्ट रिजले, कर्जन कॉमा डफरिन, कर्जन CURZON, कर्जन कॉमा डफरिन, कर्जन कॉमा डफरिन and Herbert Risley, HERBERT RISLEY, Herbert Risley, Herbert Risley। तो कर्जन डफरिन एंड हर्बर्ट रिजले always challenged the idea of India as a nation, the idea of India as nation, as a nation
and political activity of Indian National Congress and political activity of Indian National Congress and political activity of Indian National Congress as national movement as national movement फुल स्टॉप. फिर आगे लिखेंगे डफरिन चैलेंज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस. डफरिन चैलेंज्ड Indian National Congress Dufferin challenged Indian National Congress as he held that Congress represented a as it represented a microscopic minority. ऐसा वो कहते थे एज ही कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. colonial scholars like John Strachey, John Strachey, Strachey. Colonial scholars like John Strachey, Strachey, John Strachey, in his book. Colonial scholars like John Strachey in his book. बुक का नाम है इंडिया कॉमा इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोग्रेस. इंडिया कॉमा इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोग्रेस. wrote that, ये बुक का नाम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लेना. wrote that the first and essential thing about India, is that there is no India and never was. That there was no India and never was. उसके बाद लिखेंगे जॉन सीली, JOHN जॉन सीली, SEELEY, जॉन सीली. जॉन सीली बोलते हैं दैट इंडिया एज अ नेशन, इंडिया एज अ नेशन India as a nation India as a nation India as a nation is a vulgar error
is a vulgar error which political scientists should aim at eradicating. Which political scientists should aim at eradicating. They held that it is wrong, मतलब colonial scholars लिख लो next paragraph से. colonial scholars held that it is wrong to call political activities as a national movement. It is wrong to call political activities as national movement. Full stop. As it was essentially a communal movement. The leaders were communal leaders. The leaders were communal leaders. The leaders were communal leaders, and they were in fact power brokers. Full stop. Next para. They were competing among themselves. Rather than fighting British. They were competing among themselves rather than fighting British. Full stop. They were in fact looking for favors. From the Raj माने British Raj, from the British Raj for their communities. From the British Raj for their communities. British Raj for their communities. ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने, कुछ रिपीट करना है इसमें? लिख लिया है कुछ इसमें रिपीट करना है, करूं मैं? ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं. देखो इसमें बोल क्या रहे हैं. द मेन
main arguments of the colonial perspective. कॉलोनियल पर्सपेक्टिव जो था उसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? कॉलोनियल पर्सपेक्टिव इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखता था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉलोनियल मास्टर, राइट? और कॉलोनियल मास्टर का क्या व्यू पॉइंट होगा? दैट वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द कॉलोनी एंड विच इज नॉट इन द फेवर ऑफ द कॉलोनियल मास्टर, दे वुड से कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड दैट द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ नेशन is the vulgar, it's a vulgar idea. It's the vulgar idea because India never existed as a nation, because they were following the western conceptions of nation state, western concept of nation state, because उनके यहाँ तो nation state का concept after Renaissance start हो गया था, right? So Treaty of Westphalia और इसके बाद nation state 1670s से start हो गया था. इंडिया में when the British came देयर वर मल्टीपल पावर्स, जैसे मुगल थे, राजपूत थे, सिख थे, जाट थे, मराठा थे, मैसूर किंगडम था, ठीक है, हैदराबाद निजाम थे, अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, ठीक है. तो इसी तरीके से दे आर्ग्यूड दैट इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया एज अ नेशन इज अ वल्गर अटेम्प्ट. इंडिया नेवर एग्जिस्टेड एज अ नेशन बिफोर द ब्रिटिश केम इन. तो ये जो आप नेशनल मूवमेंट कह रहे हो, ये नेशनल मूवमेंट तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इंडिया एज अ नेशन नेवर एग्जिस्टेड बिफोर, राइट? इट इज द ब्रिटिश हु for the first time in a very long time who integrated different parts of India. चाहे वो फोर्सफुली उन्होंने किया हो, जैसे जैसे वो एनेक्स करते गए वैसे वैसे वो इंटीग्रेट करते गए, बट फिर भी द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ नेशन डज नॉट एग्जिस्ट. दूसरी चीज वो क्या बोलते हैं कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं इंडिया में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, इनको नेशनल मूवमेंट नहीं कहा जा सकता. इसका रीजन क्या है? पहला तो कि भाई इंडिया एज अ नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और दूसरी बात ये जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ये जो पार्टी है जो ये कहती है कि हम जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके इंडिपेंडेंस के लिए जो है हम काम कर रहे हैं, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इट्स नथिंग मोर देन ए पार्टी ऑफ माइनॉरिटीज, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी. मतलब कहने का मतलब ये है, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ही टर्म था ना, टर्म में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. हाँ, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, मिनिस्क्यूल नहीं, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी. कहने का मतलब ये है दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इनिशियली 1885 में, जब डफरिन और ये सब लोग थे, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय अर्बन पीपल, एजुकेटेड पीपल, एलीट पीपल एंड लॉयर्स. ठीक है, तो जो भी अर्बन, एलीट, एजुकेटेड और लॉयर क्लास से बिलोंग करता था, क्योंकि इनिशियली सारे ही जितने भी लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो अर्बन लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, अपर कास्ट, अपर क्लास, अर्बन, एलीट, एजुकेटेड एंड लॉयर. ठीक है, ये सब थे. तो इसी वजह से वो ये कहते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो ये कह रही है दैट it is representing India and it is working for the independence of India, it's not. Why? Because it itself does not represent India, it represents only a minuscule minority. ठीक है, और ये जो political action हो रहा है इंडिया में, it cannot be termed as a national movement. Why? because इंडिया में जो leaders हैं they are not fighting British. इसको ऐसे लिख लो, they are not fighting British, not fighting British, rather they are fighting among themselves. अगर आप देखो जो डिवाइड एंड रूल की थ्योरी थी, डिवाइड एंड रूल का जो प्रिंसिपल था, वो ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे से रूल किया था कि एक कास्ट को दूसरी कास्ट के खिलाफ भड़काना, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़काना. अब आप सैयद अहमद खान को देख लो, सैयद अहमद खान ने बोला था कि भाई आप जो है मुसलमानों को ये बोला था कि भाई आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहिए, या जैसे टू नेशन थ्योरी आई बाद में, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट आया, फिर अंबेडकर जो थे वो पूना अवार्ड में, पूना अकॉर्ड जब हुआ था कम्युनल अवार्ड के बाद, तो साइमन कमीशन के, जब उससे पहले साइमन कमीशन आई थी तो अंबेडकर ने जाके सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, किसके लिए? दलित्स के लिए. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि
नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? नेशनल मूवमेंट का मतलब होता है मूवमेंट फॉर नेशन। लेकिन यहां क्या हो रहा है दैट दे आर नॉट फाइटिंग ब्रिटिश, इनफैक्ट दे आर इन अ हरी टू टेक एडवांटेज फ्रॉम द ब्रिटिश। वो ये चाहते हैं कि ब्रिटिश उन्हें ज्यादा से ज्यादा फेवर दे, चाहे सेपरेट इलेक्टोरेट हो, चाहे रिजर्वेशन हो जॉब में, या कुछ भी हो, उनको ज्यादा फेवर मिले और दूसरी कम्युनिटीज को ज्यादा फेवर नहीं मिले। तो इनफैक्ट दिस मूवमेंट वाज नॉट अ नेशनल मूवमेंट बट इट वाज अ communal movement and leaders were not nationalist leaders, they were in fact power brokers। मतलब उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया आजाद हो नहीं हो, इनफैक्ट दे आर जस्ट लुकिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। तो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में जो स्कॉलर्स के नाम है वो मैंने आपको बता दिया, बट जो मेन आइडिया है वो क्या है? पहला, द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ नेशन डज नॉट एग्जिस्ट and the political actions cannot be termed as a national movement. Indian National Congress is not a national party, rather it's a party of minuscule minority. Then the leaders or the movement is not against British, rather they are coming to British to gain favors for themselves, and it is actually a communal movement, not a national movement. And the leaders are not nationalist leaders, they were power brokers and they are looking to satisfy their own personal power interest and also the interest of their communities। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? Any doubt in this? Any doubt in this? चलिए, अब ये जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके जवाब में नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स आया। ठीक है, ऑब्वियसली जो नेशनल लीडर्स थे दे स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड टू वट एवर दे वर सेइंग, द ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल मास्टर्स वर सेइंग। बट ये जो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स था ये काफ़ी ज़्यादा वेरिड था। वेरिड होने का मतलब ये है दैट जस्ट लाइक अगर आपने सूरत स्प्लिट के बारे में सुना होगा, तो सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था? बिकॉज देयर वाज डिफरेंस इन देयर अप्रोच टुवर्ड द नेशनल मूवमेंट। कोई ये कह रहा था कि नहीं सिर्फ स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल तक रखना चाहिए, कोई कह रहा था कि नहीं पैन इंडिया करना चाहिए। ऐसे ही गांधीयन मूवमेंट और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में क्या डिफरेंस है ओपिनियन का, कि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कहते हैं कि भाई हमें वायलेंस को टैबू नहीं मानना चाहिए, जबकि गांधी कहते हैं कि नहीं वायलेंस इज ऑलवेज अ टैबू। ठीक है, तो जो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स था इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए वो भी मल्टीपल स्टेजेस में आया और मल्टीपल तरीके से आया, तो इसलिए कोई एक सिंगल नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, तो अब लिखिए नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, अर्ली नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स कह लो, अर्ली नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। अर्ली नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स मतलब जो मॉडरेट लीडर्स थे हमारे कांग्रेस के, जो मॉडरेट लीडर्स थे 1885 से 1905 तक, उनके रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखो इसमें अर्ली नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, अर्ली नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। Early nationalists accepted that
early nationalists accepted that India is not accepted the Oriental discourse. Early nationalists accepted the Oriental discourse early nationalists accepted the Oriental discourse that India was not a nation. India was not a nation. India was not a nation, but due to the process of modernization, but due to the process of modernization, but due to the process of modernization, due to the process of modernization, India was evolving as a nation. India was evolving as a nation. India was evolving as a nation. S.N. Banerjee in his book Nation in Making, S.N. Banerjee in his book Nation in Making acknowledged that British rule has been blessing in disguise for India. British rule has been blessing in disguise for India. Nation in Making acknowledge that British rule has been blessing in disguise. He believed that India can emerge as a nation. He believed that India can emerge as a nation. He believed that India can emerge as a nation. Full stop. The goal of Indian National Congress should be to promote and protect. The goal of Indian National Congress. The goal of Indian National Congress should be to promote and protect the emerging consciousness. Emerging cultural consciousness. तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया आप जो ये कह रहे हो दैट इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज नॉट अ नेशन, ये जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है नेशनल मूवमेंट का, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं. वी एक्सेप्ट इट. एस.एन. बैनर्जी ने अपनी किताब इंडिया नेशन इन मेकिंग में लिखा है कि आप जो कह रहे हो दैट इंडिया वाज नेवर अ नेशन, वी एक्सेप्ट इट. बट बिकॉज जो ब्रिटिश ने आके मॉडर्नाइजेशन इंस्टार्ट किया इंडिया में, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश सर्टेन काइंड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन अकर्ड. कैसे? जैसे इंग्लिश लैंग्वेज आई, मॉडर्न एजुकेशन आई, मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम आया, मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम आया, उसके बाद और क्या आया था, सिविल सर्विसेज आई, करियर सिविल सर्वेंट्स आने लगे, उसके बाद रूल ऑफ लॉ आया, इक्वालिटी ऑफ लॉ आया. समझ रहे हो? ये सब चीजें पहले इंडिया में नहीं थी. इंग्लिश एजुकेशन,
या पहले पर्सनालिटी सेंट्रिक, जैसे जैसे नवाब ने बोल दिया है, जैसे राजा ने बोल दिया, वैसे ही हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश के द्वारा लाया गया जो मॉडर्नाइजेशन था, इसकी वजह से एस एन बैनर्जी या अर्ली नेशनलिस्ट जो लोग थे वो ये मानते थे कि यस, इंडिया वाज नॉट अ नेशन, बट बिकॉज ब्रिटिश brought modernization to India in forms of all these things: modern education, modern values, rule of law, codification of law, modern policing system, modern civil services, judicial system. इन सब की वजह से इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। इंडिया धीरे धीरे जो है एक नेशन की तरह उभरने की कोशिश कर रहा है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रोल है वो क्या होना चाहिए? इंडिया में कल्चरल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना। कल्चरल कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का मतलब क्या है? अभी तक हमने देखा था दैट ब्रिटिश ऑलवेज जस्टिफाइड कंट्रोलिंग इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन। ब्रिटिशर्स ऑलवेज जस्टिफाइड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिफाइंग व्हाइट मैन्स बर्डन, कि आप लोग अनसिविलाइज्ड हो, बर्बर लोग हो, हम आपको सिविलाइज यानी कि सभ्य बनाने आए हैं। तो ये जो मिथ बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इट लेड टू अ फीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन इंडियन सोसाइटी। लेकिन जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे और जो अर्ली नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने इसको दोबारा से पिकअप किया। जैसे विवेकानंद हो गए, राइट, और हमारे जो विवेकानंद हो गए और भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे, अरबिंदो हो गए, दे अगेन इग्नाइटेड द सेंस ऑफ प्राउड, द सेंस ऑफ रेवरेंस फॉर द इंडियन कल्चर। तो इंडिया एज अ नेशन पहले नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स के मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंडिया एज अ नेशन उभर रहा है। हमारा काम क्या है? एक कल्चरल कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देना कि यस, वी आर द पार्ट ऑफ अ सेम नेशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा दैट अर्ली नेशनलिस्ट जो है ब्रिटिश रूल को गलत नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि ब्रिटिश रूल वाज इन फैक्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर ब्रिटिश रूल नहीं होता तो हम शायद एक नेशन की तरह नहीं उभर पाते। और कहीं तक मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर ब्रिटिश रूल नहीं आया होता तो हम शायद एक नेशन की तरह नहीं उभर पाते। व्हाई? बिकॉज अदरवाइज वी वुड हैव बीन स्मॉल, डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज, ये किंगडम, वो किंगडम, ये एथनिसिटी, वो एथनिसिटी। ब्रिटिशर्स ने यस, दे स्टार्टेड टू चेंज इंडियन सोसाइटी टू अ सर्टेन लेवल, जहां पे एक नेशन का जो है बर्थ हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अभी हम एक्सट्रीमिस्ट लोगों की भी बातें देखेंगे। ठीक है, लिखिए। अब आप लिखिए एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। अभी हमने अर्ली नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स लिखा, अभी लिखिए एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। लिखिए श्री अरबिंदो known as the prophet of Indian nationalism, Sri Aurobindo as the prophet of Indian nationalism
Sri Aurobindo, known as the prophet of Indian nationalism, has given a bold theory of Indian nationalism He made nationalism above intellectual debate. He made nationalism above intellectual debates and held that nationalism is a spiritual concept. He held that nationalism is a spiritual concept. And India has always been a nation. And India has always been a nation. Nationalist historians such as Dr. Tara Chand and R.C. Majumdar, nationalist historians such as Dr. Tara Chand and R.C. Majumdar argued that it was wrong to suggest that there was no national movement, that it is wrong to suggest that there was no national movement और देयर वाज आइदर, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी कहना गलत होगा कि कोई नेशनल मूवमेंट नहीं था और ये भी कहना गलत होगा कि लीडर्स के पास कोई ग्रेटर विजन नहीं था. तो यहाँ पे लिखा हमने इट इज रॉन्ग टू सजेस्ट दैट देयर वाज नो नेशनल मूवमेंट कॉमा देयर वाज नो ग्रैंड आइडिया इंस्पायरिंग द लीडर्स. देयर वाज नो ग्रैंड आइडिया इंस्पायरिंग द लीडर्स. एज पर फुल स्टॉप. एज पर them, INC was a national party. Indian National Congress was a national party. INC was a national party. Full stop. There was a nationalist leadership. There was a nationalist leadership and there was a definite desire among Indians to emerge as a nation. And there was a definite desire among Indians to emerge as a nation. ठीक है. तो ये क्या कह रहे हैं, ये कुछ बात और कह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे, जैसे औरोबिंदो हो गए और बहुत सारे लाला लाजपत राय हो गए और ये सब हो गए, दे सेड दैट इंडिया वाज ऑलवेज अ नेशन. इंडिया वाज ऑलवेज अ नेशन. इट्स जस्ट दैट जो कॉन्शियस आप जिस तरीके से देख रहे हो उसको, बिकॉज यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द नेशन स्टेट पर्सपेक्टिव, दैट इज वेस्टर्न पर्सपेक्टिव. आप उसको एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देख रहे हो
आप एक पॉलिटिकल नेशनलिज्म की बात करते हो, मतलब कॉलोनियल जो लोग हैं, कॉलोनियल स्कॉलर्स हैं, वो एक पॉलिटिकल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं इन द सेंस कि एक डेफिनेट टेरिटरी है, उसमें एक सिंगल सिटीजनशिप है और ये सारे लोग जो है इसी नेशन के सिटीजन है, इसी को तो वो नेशनलिज्म कह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो कल्चरल नेशनलिज्म का है, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो कल्चरल नेशनलिज्म का है, यानी कि डज नॉट मैटर कि हमारे यहाँ सिख साम्राज्य अलग था, मुगल अलग थे, जाट अलग थे, लेकिन वी ऑलवेज हैड दिस आइडिया ऑफ भारत वर्ष। ठीक है, भारतवर्ष का आइडिया, या जिसे हम अगर भारतवर्ष ना भी कहें तो एक मुकम्मल हिंदुस्तान, मुकम्मल हिंदुस्तान का जो आइडिया था वो चाहे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हो, चाहे बंगाल के नवाब हो, चाहे मुगल्स हो, कोई भी, चाहे मराठा हो, चाहे सिख हो, इन सब लोगों ने एक ना एक बार किसी ना किसी इनके रूलर ने ये मुकम्मल हिंदुस्तान का सपना जरूर देखा था। मुकम्मल हिंदुस्तान क्यों कह रहा हूं, इसका मतलब है कि जो अखंड भारत का सपना, तो पुराने जमाने में तो अखंड भारत, अखंड भारत, और मिडाइवल टाइम्स में मुकम्मल हिंदुस्तान। तो ये जो चीज है, डिस्पाइट डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज, डिस्पाइट डिफरेंट मल्टीपल रूलर्स, ये जो आइडिया था एक अखंड भारत का, दैट भारत इज व्हाट विच एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट ऑफ इंडस टू द बे ऑफ बंगाल, ईस्ट ऑफ इंडस, अटक से कटक तक, ये जो हम बोलते हैं ना अटक से कटक तक, तो वो पूरा जो ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है वो भारत है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो नेशनलिज्म है वो पॉलिटिकल नेशनलिज्म नहीं है आपकी तरह, हमारे यहाँ जो नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म है। हम एक कल्चरल एंटिटी हैं रेदर देन अ नेशन स्टेट। आप जो नेशन स्टेट समझ के हमें ये बोल रहे हो कि हम एक नेशन नहीं है, वो गलत इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेशन है वो कल्चरल नेशनलिज्म है, राइट। हम एक दूसरे को हिंदुस्तानी समझते हैं, चाहे आप जाट मराठा देख लो, चाहे आप मैसूर देख लो, हैदराबाद देख लो, चाहे कोई भी देख लो, लेकिन इन सबके पास एक टर्म हमेशा से थी, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान कहां से था, ईस्ट ऑफ इंडस, ईस्ट ऑफ इंडस से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, हिमालय से लेकर और समुद्र तल तक, ठीक है, मतलब समुद्र तट तक, ये पूरा हिंदुस्तान का आइडिया। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लोग थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स को ये बोला कि आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, दूसरा इन्होंने अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स को भी ये बोला कि आप जो ये बोल रहे हो कि ब्रिटिश रूल वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये बात गलत है, इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग, ये बात भी गलत है, क्योंकि इंडिया वाज ऑलवेज अ नेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या उन्होंने बोला कि अब हमें क्या करना है, ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम ये बोले कि ब्रिटिशर्स ने हमें आके सभ्य बना दिया, ये गलत है। सो दे वेंट बैक टू एंशिएंट टाइम्स, दे वेंट बैक टू एंशिएंट टाइम्स, जैसे अवनिंद्रनाथ टैगोर हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, अरविंदो घोष हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, या जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, इन्होंने पेंट, जैसे अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि देयर वाज अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग कॉल्ड कंपनी पेंटिंग एंड बाजार पेंटिंग। कंपनी पेंटिंग और बाजार पेंटिंग क्या थी, कंपनी के जो लोग थे वो रहते थे, लोकल पेंटर्स को एम्प्लॉय करते थे और ट्रेन करते थे ऑयल एंड पेस्टल कलर की पेंटिंग में, ठीक है, और इंडिया के सीन्स को वो वहां पे अपने घर भेजने के लिए उनकी पेंटिंग बनवाते थे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, जो विक्टोरियन स्टाइल था पेंटिंग का, ये जितने भी हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने जो विक्टोरियन एक विक्टोरियन स्टाइल जो पेंटिंग में आ गया था, आर्टिफिशियलनेस जो आ गई थी, उससे एक ब्रेक लिया एंड दे वेंट अगेन बैक टू द अजंता, अलोरा और म्यूरल पेंटिंग का जो ट्रेडिशन था, जहां पे मोर नेचुरलिस्टिक, मोर रियलिस्टिक, मल्टीपल कलर के लोग आपको दिखेंगे, जानवरों की पेंटिंग दिखेगी। जैसे गणेश जी की पेंटिंग अगर आप देखोगे तो कंपनी और बाजार पेंटिंग्स में गणेश जी की पेंटिंग या ऐसे किसी भी अननेचुरल बीइंग की, द सो कॉल्ड अननेचुरल बीइंग की पेंटिंग अलाउड नहीं थी, बिकॉज दे सेड कि ह्यूमन बीइंग्स और जानवर एक साथ अगर आप दिखा रहे हो, हाथी का सर और इंसान का धड़, ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल, सो ये हम अपनी पेंटिंग्स में अलाउ नहीं करेंगे। सो दे ब्रोक दैट आइडिया, ठीक है। ऐसे जो नेशन का आइडिया था कि नेशन नहीं है इंडिया, वो उसको ब्रेक किया उन्होंने, एंशिएंट टेक्स्ट को निकाला बाहर। सो जो अर्ली, ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, रादर नॉट अर्ली नेशनलिस्ट बट जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, इन्होंने मेन काम ये किया, ये एस्टैब्लिश किया
कि ये जो ब्रिटिश ने मिथ बना रखा है दैट इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया जो है असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, ये गलत है। वी हैव ऑलवेज बीन अ नेशन फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। हम लोग एक नेशन, एक सिविलाइजेशन की तरह उभरे हैं और यही हमें करना है। और जब ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आए तभी आप देखेंगे पूर्ण स्वराज की मांग आई। पूर्ण स्वराज की मांग इनसे पहले नहीं आई थी। मॉडरेट लीडर्स ने हमेशा स्वराज, सेल्फ गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ओवरलॉर्डशिप ब्रिटिश की रहेगी लेकिन हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसको स्वराज बोलते थे, जो 1906 में पहली बार किया गया था जिसका डिक्लेरेशन। लेकिन यहां पे जब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने मूवमेंट को ओवर पावर किया या कंट्रोल किया, तब जाके फिर दी आइडिया ऑफ पूर्ण स्वराज केम। ठीक है, तो आई होप ये आपको एक्सट्रीमिस्ट जो नेशनलिस्ट थे उनका आइडिया समझ में आ गया होगा। कोई डाउट इसमें? अब लिखिए मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। Marxist perspective is based on Marxist perspective is based on Marxist perspective is based on analysis of the role of Indian National Congress, analysis of the role of Indian National Congress, एंड गांधी इन दी नेशनल मूवमेंट। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव किसको एनालाइज करता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के रोल को और गांधी जी के रोल को। ठीक है, ऐसे दांगे आर्ग्यूड, एस ए फिर दांगे, DANGE, ऐसे दांगे आर्ग्यूड S.A. Dange argued that while Gandhi did learn a lot from the masses, Gandhi did learn a lot from the masses, but the Gandhian movement itself was not a proper mass movement. Gandhian movement was not a proper mass movement. M.N. Roy was critical of M.N. Roy was critical of M.N. Roy was critical of Gandhian decision to abruptly end the non-cooperation movement
abruptly end the non-cooperation movement non-cooperation movement in his book India in Transition. इंडिया इन ट्रांजिशन की किताब का नाम है. He accused Gandhi of being a bourgeoisie leader. He accused Gandhi of being a bourgeoisie leader and Gandhian program were not in the interest of masses. फिर लिखेंगे ए आर देसाई. ए आर देसाई ए आर देसाई in his book A.R. Desai in his book Social Background of Indian Nationalism A.R. Desai in his book Social Background of Indian Nationalism argued that the whole ideology and doctrine of Gandhi that the whole ideology and doctrine of Gandhi emerged out of the historical need of the national bourgeoisie class. Emerged out of the historical needs of the national bourgeoisie class. फिर लिखेंगे सुमित सरकार argues that it is true that Sumit Sarkar argues that it is true that Sumit Sarkar argued that it is true that INC's program was not in the interest of the masses. It is true that INC's program was not in the interest of the masses. INC's program was not in the interest of the masses. But it is also true that there was no conscious agenda of INC against the masses. फिर लिखेंगे रंजीत गुहा as a subaltern historian Ranjit Guha as a subaltern historian
is highly critical of nationalist tradition, is highly critical of nationalist tradition, highly critical of nationalist tradition, and argues that elite historiography, the elite historiography presents a blinkered view of national movement. Present a blinkered view of national movement. They fails to acknowledge the role of masses. Full stop. There was a movement by masses. Which was autonomous of INC, and Gandhi. And it was neither organized nor dependent on Indian national movement, on Indian National Congress. Full stop. Nationalist historians failed to explain the failure of Indian bourgeoisie to speak for the nation as a whole. ठीक है, तो ये मार्क्सिस्ट लोग क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, मार्क्सिस्ट के लिए जो मैटर करता है वो क्या करता है? मार्क्सिस्ट के लिए मैटर करता है वेलफेयर ऑफ द मासेस। तो इन लोगों ने जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है उसको तीन तरीके से देखा है। एक तो रोल ऑफ द मासेस, रोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड रोल ऑफ द गांधी जी। ठीक है, गांधी जी का क्या रोल था उसको कैसे एनालाइज करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसे रोल था वो कैसे एनालाइज करते हैं, और मासेस का कैसे रोल था वो। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट कहते हैं, इनिशियली जब आप देखेंगे तो मार्क्सिस्ट ये कहते हैं दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट अ मास मूवमेंट, और इनिशियली वो थी भी नहीं। ऑब्वियसली इनिशियली ओनली इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फ्यू ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर एजिटेटिंग, कोई मास पार्टिसिपेशन इतने लेवल का नहीं था जितना गांधी जी के आने के बाद हुआ। ठीक है, लेकिन गांधी जी के आने के बाद भी मार्क्सिस्ट लीडर्स ने यही मेंटेन रखा, उन्होंने यही बोला, यही समझा, यही उन्होंने आगे बढ़ाया दैट इट वाज नॉट अ मास मूवमेंट। और ये वो क्यों बोल रहे हैं दैट इट वाज नॉट अ मास मूवमेंट? बिकॉज वो ये कहते हैं दैट द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वाज कैप्चर्ड बाय बुर्जुआसी पीपल। बुर्जुआसी कौन थे? अर्बन एलीट एजुकेटेड ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जमींदार थे या बड़े लोग थे जिनके पास खूब पैसा था। तो अकॉर्डिंग टू देम उनके पास पैसा कब आया? जब उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया मासेस का, और उन्हीं के पास लीडरशिप भी है ऐसी मूवमेंट की। तो वो जो मूवमेंट करेंगे वो तो अपने फायदे के लिए मूवमेंट करेंगे, मासेस के फायदे के लिए तो मूवमेंट करेंगे नहीं। तो इट वाज नॉट अ मास मूवमेंट इन दैट एस्पेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज वो ये बोलते हैं दैट जो एंड गोल है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जो एंड गोल है वो ठीक नहीं है, वो एक्चुअली गलत है। एंड गोल इंडियन नेशनल मूवमेंट का होना चाहिए क्या? एंड गोल इंडियन नेशनल मूवमेंट का होना चाहिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। अगर आपको एक किस्सा याद हो तो 1925 में काकोरी रॉबरी केस हुआ था,
और उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल और बहुत सारे लोगों को, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और लाहिरी शायद थे, तो उनको फांसी चढ़ा दिया था। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी वो लगभग डिसबैंड हो चुकी थी। लेकिन 1928 में चंद्रशेखर आजाद, श्री चंद्रशेखर आजाद, श्री भगत सिंह, इन सब के लीडरशिप में फिरोजशाह कोटला में दोबारा से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाया गया। लेकिन इस बार क्या इसके नाम में चेंज किया गया, इसको बोला गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक वर्ड ऐड कर दिया गया, सोशलिस्ट। वाई? अगर आपने मूवी देखी हो भगत सिंह, जिसमें अजय देवगन जो है वो भगत सिंह का किरदार निभाते हैं, उसमें वो एक बात बोलते हैं दैट अभी जो हम मूवमेंट कर रहे हैं उसमें क्या ये होगा कि आदमी का आदमी से जो एक्सप्लॉयटेशन है, आदमी का जो आदमी पे एक्सप्लॉयटेशन है, क्या वो खत्म हो जाएगा? वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अभी तो हम पे ब्रिटिश एलीट रूल कर रहे हैं और कल को हम पे इंडियन एलीट रूल करेंगे। तो हमने जो खून पसीना बहाया है उसका परिणाम क्या? हम तो अभी भी दमित हैं, एक्सप्लॉयटेड हैं और तब भी रहेंगे। अभी जो पहले राजा महाराजा हम पे रूल करते थे तो हम हमेशा एक्सप्लॉयटेड रहे, और अब ब्रिटिश रूल कर रहे हैं तो वो भी एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, और कल को ब्रिटिश चले जाएंगे और ये जो बड़े बड़े रूलर्स हैं या लीडर्स हैं वो रूल करेंगे हम पे, तो ये भी जो है हमें एक्सप्लॉयट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पॉपुलर रूल। पॉपुलर रूल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये पार्टी है बुर्जुआसी क्लास की, क्योंकि इसमें दलित नहीं है, राइट, इसमें सबाल्टन क्लासेस नहीं है, इसमें जो भी पार्टी के डिसीजंस हैं वो अर्बन एलीट क्लास डोमिनेंट क्लास ले रही है। तो इट्स अ पार्टी ऑफ बुर्जुआसी क्लास एंड हेंस इट इज अ पार्टी ऑफ जस्ट अपर कास्ट सेक्शन या बुर्जुआसी सेक्शन। इट कैन नॉट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन, ठीक है। दूसरा, वो गांधी जी को क्या बोलते थे? बुर्जुआसी लीडर बोलते थे। देयर वाज दिस इंसिडेंट जब एक बार अंबेडकर जो है गांधी जी से मिलने जाते हैं और अंबेडकर ये बोलते हैं कि भाई जो गांधी जी से कि जो ये दलित समाज है उसे मैं अलग करना चाहता हूँ और आपका क्या विचार है इसमें। तो वो गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, अलग नहीं करना है, उनको वैसे ही रहने दो, हम उनको मेन स्ट्रीम में ले आएंगे। अंबेडकर का पॉइंट बीइंग कि हजारों सालों से हम लोग इतने डिप्राइव्ड हैं और अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी गांधी जी जो है हमारा साथ नहीं देना चाहते और वो ये कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म सही है। और अंबेडकर मानते थे वर्णाश्रम धर्म बिल्कुल सही नहीं है, अनटचेबिलिटी और कास्ट रिस्ट्रिक्शन वर्णाश्रम धर्म का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। तो यहां पे इसी तरीके से मार्क्सिस्ट लोग भी ये मानते थे कि जो गांधी जी थे वो बुर्जुआसी लीडर थे, वो जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है या वर्किंग जो प्रोलेटेरिएट लोग हैं उनके लिए काम नहीं करते। तो कुल मिला के ये जो मार्क्सिस्ट एनालिसिस है ये थोड़ा सा डिटर्मिनिस्टिक है, यानी कि नैरो इन टर्म्स, इसको हम सही नहीं बोल सकते। ये तो वही वाली बात हो गई कि कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस, ठीक है। तो वो कुछ भी करके बस अपने आप को सही सिद्ध करना चाहते हैं, अपने खुद के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो नए मार्क्सिस्ट लीडर्स हैं जैसे सुमित सरकार और बहुत सारे लीडर्स हैं, वो मार्क्सिस्ट, ऑल्दो दे आर देमसेल्व्स मार्क्सिस्ट, लेकिन वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को क्रिटिसाइज करते हैं। और वो किस बेसिस पे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को क्रिटिसाइज करते हैं? ऑन द बेसिस कि यस वी एग्री कि सर्टेन दिक्कतें थी इस मूवमेंट में, लेकिन हम इसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट नहीं कर सकते दैट इट वाज नॉट अ नेशनल मूवमेंट, इट वाज नॉट अ मास मूवमेंट, गांधी वाज अ टोटली बुर्जुआसी लीडर, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वो नेशन के कॉन्सेप्ट को बिलीव ही नहीं करते, बिकॉज वो स्टेट में बिलीव नहीं करते। दे ऑलवेज थिंक दैट स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो कल को इंडिपेंडेंस अगर मिल भी जाएगी और स्टेट जो रहेगा वो क्या रहेगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ही रहेगा। तो फिर फर्क क्या हुआ? आज हम ब्रिटिश के अंदर एक्सप्लॉयटेड है, कल हम स्टेट के अंदर एक्सप्लॉयटेड होंगे। तो वो जो स्टेट के प्रति उनका जो व्यू पॉइंट है दैट स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो पूरी इंडियन नेशनल मूवमेंट को वो यही कहते हैं दैट द मूवमेंट वाज ओनली अपर कास्ट मूवमेंट और मूवमेंट वाज नॉट फॉर द प्रोलेटेरिएट्स, मूवमेंट वाज ओनली फॉर big leaders to gain power, share in the power struggle, या ये कह सकते हैं कि it was just a power struggle, not a national movement, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या?
अब लिखिए सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. The socialists within the Congress, the socialists within the Congress, the socialists within the Congress placed their faith in nationalism, placed their faith in nationalism, placed their faith in nationalism and operated within the and operated within the ideological framework of nationalism and operated within the ideological framework of nationalism and accepted the political promise of INC and accepted the political promise of INC. Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, and Pattabhi Sitaramaiya represented the socialist orientations. Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru and Pattabhi Sitaramaiya represented the socialist orientations. Jayaprakash Narayan argued that India needs a socialist revolution. India needs a socialist revolution any freedom can be realized any freedom can only be realized only when there is economic equality. Only when there is economic equality. He also became a supporter, full stop के बाद, he also became a supporter a supporter of concept of Sarvodaya
He also became a supporter of Sarvodaya and argued that for the freedom struggle to succeed, and argued that for the freedom struggle to succeed, different classes from Indian society need to cooperate. Different classes from Indian society need to cooperate. Shri Ram Manohar Lohia gave the socialistic interpretations of Gandhian program and talked about the socialism in Asian context. Socialism in Asian context. फुल स्टॉप, आगे लिखेंगे सोशलिस्ट थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल maintained their bonds with Indian National Congress and they accepted the leadership of Gandhi irrespective of their divergence of thought with him and among themselves. लिख लिया? कुछ छूटा रिपीट करूं तो बताओ, नहीं तो फिर से डिस्कस करते हैं. कुछ छूटा तो नहीं है? रिपीट करना हो तो बता दो, नहीं तो डिस्कस करते हैं. लिख लिया सब लोगों ने?
चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो पहली बात तो आपको सोशलिस्ट इंटरप्रिटेशन, जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का कर रहे हैं सोशलिस्ट इंटरप्रिटेशन, तो आपको ये समझना है कि जो सोशलिस्ट थॉट था, सोशलिस्ट थॉट का एमर्जेंस इंडिया में 1920s में और 1930s में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। ऐसा नहीं है कि उससे पहले सोशलिस्ट थॉट इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन जो फोर फ्रंट पे आके इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो दिशा इसने बदली वो 1920s और 30s में बदली, जिसमें काफ़ी सारा रोल जो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का, जयप्रकाश नारायण का और आपके आचार्य नरेंद्र देव, इन सारे जो सोशलिस्ट लीडर्स थे उनका काफ़ी अहम रोल रहा इस सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव को इंडियन नेशनल मूवमेंट में डालने के लिए। पहली बात। दूसरी बात क्या है, सोशलिस्ट जो थे कांग्रेस से अलग नहीं थे। अभी तक अगर आपने देखा होगा, कॉलोनियल तो ऑब्वियसली सोशलिस्ट थे अलग, दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग थे, मार्क्सिस्ट भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग थे, बट सोशलिस्ट जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भीतर रह के ही काम कर रहे थे विद इन दी ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ गांधीयन लीडरशिप। यानी कि एक तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्ट्रक्चर के अंदर आते थे और दूसरा गांधी जी के थॉट्स के साथ अगर वो डिसएग्री भी करते थे या अग्री भी करते थे, उसके डिस्पाइट एवरी डिफरेंस दे वांटेड टू वर्क अंडर द गाइडेंस और द ब्रॉड लीडरशिप ऑफ गांधी जी। व्हाई? बिकॉज दे कंसिडर्ड गांधी जी टू बी अ ट्रू मास लीडर, एक जन नेता, एक ट्रू मास लीडर की तरह वो गांधी जी को देखते थे। अच्छा, इनका बेसिक फंडा क्या था नेशनल मूवमेंट में? इनका बेसिक फंडा ये था कि नेशनल मूवमेंट है, अच्छी बात है, सब कुछ हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमें सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान नहीं देना है, हमें ये देखना है कि हम कंप्लीट जस्टिस कैसे करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस पे ध्यान नहीं करना है। मतलब पॉलिटिकल जस्टिस मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने से हमारा काम नहीं पूरा हो जाएगा। हमें ये इंश्योर करना है कि हम कंप्लीट जस्टिस करें। और कंप्लीट जस्टिस कैसे होगी? जब देयर वुड बी इकोनॉमिक जस्टिस, देयर वुड बी पॉलिटिकल जस्टिस एंड देयर वुड बी सोशल जस्टिस। ठीक है, तो जब सोशलिस्ट ट्रेडिशन हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में आए और सोशलिस्ट जो थे कांग्रेस के अंदर जो मोस्टली जो उस समय के जो जन नेता थे, कांग्रेस के जो हाई कमान के जो नेता थे, वो सब सोशलिस्ट थॉट के थे, जिसकी वजह से कांग्रेस इटसेल्फ बिकेम अ सोशलिस्ट पार्टी मतलब सोशलिस्ट पार्टी उसे नहीं कहेंगे, लेकिन सोशलिस्ट लीनिंग उसकी हो गई। और इसी वजह से आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन दी कांग्रेस गॉट दी चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, इट पास्ड अ रेजोल्यूशन इन 1955 आबादी सेशन में टू अडॉप्ट प्लानिंग इकोनॉमी। ठीक है, उससे पहले भी नेशनल प्लानिंग काउंसिल 1939 में बन चुका था। ये सब चीजें हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है कि सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये बोलता है कि यस, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ मास मूवमेंट, यस गांधी वाज अ मास लीडर, यस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ नेशनल पार्टी, बट वी नीड टू फोकस also on complete justice, not just political freedom but complete justice। यानी कि socialist perspective और national movement it was not only focused on the present scheme of things कि हमें ब्रिटिशर्स से फायदा, मतलब ब्रिटिशर्स से हमें छुटकारा मिल जाए, also it was concerned about the future of India कि इंडिया इन फ्यूचर कैसा होगा। once these Britishers would go, हम जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब हमें क्या करना है, उस पे फोकस सोशलिस्ट लीडर्स का ज्यादा था। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को वो इसी तरीके से देखते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में सिविल लिबर्टीज की बात हुई, इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनइक्वालिटीज को कम करने की बात हुई, इंडियन नेशनल मूवमेंट में जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात हुई, राइट। तो यही सब जो प्रिंसिपल है वही सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है। जो विमेन की बात है या दलित्स की बात है या डिप्रेस क्लासेस की बात है, सब सोशलिस्ट की बात है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी अगर आप थोड़ा सा लीनिंग देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी लीनिंग थोड़ा सा आपको सोशलिज्म की तरफ ज्यादा दिखेगा। तो ये था सोशलिस्ट मूवमेंट, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या? Is it clear?
चलिए अब लास्ट पर्सपेक्टिव लिख लीजिए, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव। अच्छा नहीं, अभी और बचे हैं, कोई बात नहीं, इन्हें हम कर लेंगे। रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव लिखिए, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव बाय एम.एन. रॉय। Radical Humanist Perspective of M.N. Roy. This perspective provided a critique of Congress's method. This perspective provides a critique. This perspective provides a critique of Congress's methods and argues that it was ignoring the potential of emerging mass movements in India, and argued that it was ignoring the potential of emerging mass movement in India. Instead of nationalism, M.N. Roy proposed the idea of, instead of nationalism, M.N. Roy proposed the idea of cosmopolitan union of free persons. Cosmopolitan union of, he proposed the idea of cosmopolitan union of free person. He also came, या proposed लिख लो, came up लिख लो, he also came up with the idea of radical democracy, which was decentralized democracy, based association of enlightened individuals, some of the major, paragraph change करके, some of the major aspects of his radical democracy included, abolition of feudalism and landlordism, modernization of agriculture by state aid, nationalization of land, development of modern industries, protection of workers minimum wages, abolition of child labor, etc.
प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, मिनिमम वेजेस, abolition ऑफ चाइल्ड लेबर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो एम एन रॉय थे, इनका कहना क्या था? एम एन रॉय का जो पर्सपेक्टिव था, रैडिकल पर्सपेक्टिव, हम अच्छी तरीके से समझ चुके थे। रैडिकल ह्यूमनिज्म को हम अच्छी तरीके से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रैडिकल ह्यूमनिज्म का मतलब ये होता है, एक तो होता है ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद या मानववाद, जहां पे हम ह्यूमन को एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स लेके चलते हैं और ह्यूमन पे जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाकर उसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट में वो जीता था, ओरिजिनल फॉर्मेट में हम उसको लाने की कोशिश करते हैं। रैडिकल ह्यूमनिज्म यही कह रहा है। रैडिकल का जो रूट वर्ड है वो क्या है? रैडिक्स। रैडिकल का जो रूट वर्ड है वो क्या है? रैडिक्स। रैडिक्स का मतलब होता है रूट। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितना भी आप प्रपंच कर रहे हो इंडियन नेशनल मूवमेंट को और ये और वो, ये एक्चुअली में ये सब चीजें बेकार हैं, बकवास हैं, कोई इनका मतलब नहीं है। बिकॉज वॉट वी एक्चुअली नीड इज रैडिकल ह्यूमनिज्म, पहला, और दूसरा पार्टीलेस डेमोक्रेसी। पार्टीलेस डेमोक्रेसी। और फिर रूल कैसे होगा? रूल होगा थ्रू व्हाट? एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स। एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स, जो ये रूट तक अपना पहुंच जाएगा और जो रियलाइज कर लेगा समथिंग सिमिलर टू व्हाट फिलोसोफर किंग वाज, कि जो ये रियलाइज कर लेगा कि मेरा गुड एक्चुअली सबके गुड में है और मुझे जो है मैं किसी से अलग नहीं हूं और मेरा जो नेचर है वो इस तरीके से है कि मैं दूसरों के लिए गुड करना चाहता हूं। तो ये सब जब एनलाइटेंड इंटरेस्ट आ जाएगा, एनलाइटेंड इंडिविजुअल आ जाएगा, वो जो है हम सब, और हम सब मतलब लेट्स सपोज मल्टीपल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स हैं, तो वो ये कहते थे कि जैसे भाई इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक सेक्टर में जो एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स है वो उसको गवर्न करेंगे। पॉलिटिकल सेक्टर है तो वहां पे जो एनलाइटेंड इंडिविजुअल पॉलिटिकली जो एक्टिव है वो उसको गवर्न करेंगे। तो इस तरीके से वो जो है इंडिया को गवर्न करना चाहते थे कि देयर मस्ट बी पार्टीलेस डेमोक्रेसी। बिकॉज पार्टी से वो क्यों घबराते थे या पार्टी से वो को क्यों क्रिटिसाइज करते थे? बिकॉज उन्होंने देखा था रशिया में जब ही वॉज अ कम्युनिस्ट, जब वो मार्क्सिस्ट को सपोर्ट करते थे, तब उन्होंने देखा था दैट पार्टी इंस्टेड ऑफ बीइंग दी टूल इन दी हैंड्स ऑफ वर्कर्स एक्चुअली बिकम द मास्टर एंड द वर्कर्स बिकम्स द टूल। यानी कि जो मास्टर होना चाहिए वो स्लेव बन जाता है और जो स्लेव होना चाहिए वो मास्टर बन जाता है। इसलिए उन्होंने बोला कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अदरवाइज पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अपने आप में एक एलिट क्लास बना लेते हैं और वर्कर्स की कोई नहीं सुनता। सो यहाँ पे यही चीज आपको समझनी है कि रैडिकल ह्यूमन पर्सपेक्टिव में इंडियन नेशनल मूवमेंट के वो यही था कि वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी चाहते थे और वो एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स का रूल चाहते थे और वो ये कहते थे कि हमें क्या करना है? कॉस्मोपॉलिटन यूनिफॉर्म, कॉस्मोपॉलिटन ह्यूमनिज्म की तरफ जाना है। मतलब हम सब जो है वो आपस में एक यूनिटी बना के रखें, ह्यूमन यूनिटी बना के रखें, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस हो, कोई किसी पे रूल ना करे और सब लोग शांति से रहें। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली दिस आइडिया वाज नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल, तो इस वजह से वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये था। अब एक पर्सपेक्टिव और बचा है, दलित पर्सपेक्टिव, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इसमें कोई डाउट है तो बता दो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? ये जो एक दलित पर्सपेक्टिव बचा हुआ है वो हम करेंगे और लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल वो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो तो आपको वैसे भी लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ब्रीफली हम डिस्कस कर लेंगे। और एक दो टॉपिक और बचे हैं वो हम कर लेंगे। ठीक है ना? कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो देन एनी डाउट अप टिल नाउ? हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप अगर आपको करना है तो हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव्स आज पढ़े। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, जहाँ पे वो इंडिया को नेशन ही नहीं मानते हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक माइनॉरिटी पार्टी की तरह मानते हैं।
उसके बाद हमने नेशनल रिस्पॉन्स देखा, उसमें अर्ली नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स ये बोलते थे कि यस ब्रिटिश जो हमारे साथ कर रहे हैं ठीक है, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड इंडिया वॉज नॉट अ नेशन, इट वॉज नेशन इन मेकिंग। फिर हमने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को देखा जहाँ उन्होंने बोला कि नहीं, इंडिया वॉज ऑलवेज अ नेशन और ये जो ब्रिटिश का जो मिथ है वाइट मैन्स बर्डन वाला वो ठीक नहीं है और हम हमेशा से एक नेशन थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और इंडिया हमेशा से एक नेशन था। उसके बाद हमने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखा जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट और गांधी जो है बुर्जुआसी लीडर और बुर्जुआसी पार्टी है और इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बुर्जुआसी मूवमेंट है, ये मास मूवमेंट नहीं है। उसके बाद हमने सोशलिस्ट मूवमेंट सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव देखा जहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें नॉट ओनली हमें सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पे फोकस करना चाहिए बट कंप्लीट जस्टिस पे हमें फोकस करना चाहिए। फाइनली फिर हमने रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव देखा जहाँ पे एम.एन. रॉय ये बोलते हैं कि ये जितना भी आप कर रहे हो ये सब कोई इनका मतलब नहीं है, व्हाट वी एक्चुअली नीड इज एनलाइटेड इंडिविजुअल्स का रूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका वो क्या कहते हैं इसको, समरी हो गई। तो ठीक है, फिर 3:30 बजे मिलते हैं, 3:30 बजे मिलेंगे अपन और तब कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अभी के लिए तो टाटा बाय।